नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रविंद्र कुलदीप स्वागत करता हूं आपका कल्प क्लासेस में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कल्प क्लासेस में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर की जो फर्स्ट पेपर होगा, और उस फर्स्ट पेपर में जो जनरल साइंस होगी वो जनरल साइंस मैं आपके लेने वाला हूं। कल्प क्लासेस के बारे में जैसा कि आपको पता है, हमारे और भी जो फैकल्टीज है, हमारे जो जितने भी टीचर है, वो वेल एजुकेटेड, अनुभवी और हर प्रकार से आपको सर्वांगीण विकास में आपका साथ देने के लिए तत्पर है, तैयार है। एक बार हम नजर डालते हैं कल्प क्लासेस की ओर। तो कल्प क्लासेस क्या है? कल्प क्लासेस का उद्देश्य केवल और केवल किसी विषय को पढ़ाना नहीं है, उस विषय को पढ़ाने के साथ साथ आपका सर्वांगीण विकास में ध्यान देना है। साथ ही हम किसी भी विषय को केवल पढ़ाते नहीं है, उस विषय को जितना सरल हो सके उतना सरल बनाते हैं। साथ ही हम कोशिश ये करते हैं, हमारा हमेशा यही प्रयास होता है कि आसान भाषा में और सरल शब्दों में उस बात को आप तक पहुंचाया जाए। ठीक है, तो उसी को आगे ले जाते हुए अपना आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर है, उस पेपर का सिलेबस हमारे सामने है। उस पेपर को हम देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस है। देखिए, पिछली बार की तुलना यदि हम करें तो बहुत से चेंजेस हुए हैं, बहुत से परिवर्तन हुए हैं सिलेबस में। जैसे कि देखो, लास्ट 2024 के यदि हम सिलेबस देखते हैं तो उस सिलेबस में हमारा परमाणु और अणु भी था, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण था। लेकिन अब की बार एक तो दो टॉपिक है आपके, विद्युत और ध्वनि, ये दो टॉपिक नहीं जुड़े हैं। साथ में आपके ये तीन टॉपिक जो है, दैनिक जीवन में विज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हाल ही में जो डेवलपमेंट हुआ है, जो नई नई टेक्नोलॉजीज में जो नए नए आविष्कार हुए हैं, उन सब के बारे में, और भारत की जो पारंपरिक वैज्ञानिक ज्ञान प्रणाली है, मतलब हमारे जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं, उन साइंटिस्टों का क्या योगदान रहा है, चाहे वो आर्यभट्ट हो, चाहे वो नागार्जुन हो, जितने भी साइंटिस्ट हैं उन सभी को हम पढ़ेंगे, उन सभी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं। अपना जो सिलेबस है उस सिलेबस के बारे में जानकारी करते हैं कि सिलेबस में क्या है, कितने आसानी से हम जो सरल शब्दों में हम समझ सकते हैं, वो अपन देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा परमाणु और अणु के बारे में। देखिए, परमाणु और अणु, आप जब से साइंस पढ़ते आ रहे हो तब से कोई भी पदार्थ है, कोई भी मैटर है, उसका जो सबसे स्टार्टिंग जो टॉपिक होगा वो टॉपिक यहीं से स्टार्ट होगा, हमारा परमाणु एवं अणु से। परमाणु और अणु के बारे में बात करेंगे। परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है। परमाणु के बारे में यदि बात करें तो हम जानते हैं कि किसी पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई है, या हम कह सकते हैं कि संरचनात्मक इकाई, संरचनात्मक, जिससे उस पदार्थ की स्ट्रक्चर बनी है, संरचना बनी है। ठीक है, उस परमाणु के बारे में पढ़ेंगे। परमाणु अर्थात परम अणु, सबसे छोटा कण, है ना, और इतना छोटा जिसके और अधिक टुकड़े अपन नहीं कर सकते। अविभाज्य कण इसको कहा गया है। अविभाज्य यानी जिसका विभाजन और अब नहीं किया जा सकता। उसके बाद में हम पढ़ेंगे अणु के बारे में। अणु क्या होता है, तो देखिए, अणु के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे कि जब परमाणु आपस में जुड़ते हैं, परमाणु जब संयोग करते हैं तो वो किसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। उसके बाद हम परमाणु और अणु की जो स्ट्रक्चर है, परमाणु संरचना, उसके बारे में बात करेंगे। परमाणु स्ट्रक्चर जब हो जाएगा तो जितने भी सिद्धांत है, परमाणु सिद्धांत, चाहे वो डाल्टन का सिद्धांत हो, चाहे वो बोर का परमाणु मॉडल हो, चाहे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हो, उन सभी परमाणु मॉडलों के ऊपर अपन बात करेंगे। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि एनसीईआरटी ये कंप्लीट अपन सिलेबस लेके चलेंगे, और कोशिश ये करेंगे कि सभी तरह से आपका जो प्रत्येक टॉपिक है वो हम आसान और सरल भाषा में आपको कंप्लीट करवाएं। ठीक है, क्यों? कारण ये है
क्योंकि अब क्वेश्चन पहले के जैसे नहीं आते। यदि हम सोचे कि क्वेश्चन पहले के जैसे आए कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, है ना, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो भैया ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, जितना गहराई तक जाओगे उतना अच्छा समझ में आएगा और उतना ही अच्छा आपका सिलेबस कवर होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ठीक है, देखिए रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण क्या है। सबसे पहले हम परिवर्तनों के बारे में पढ़ेंगे कि ये परिवर्तन होते क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन होगा तो श्योर है उसमें रासायनिक अभिक्रिया होगी, कोई ना कोई चेंजेस होगा और उस चेंजेस के दौरान जो नया प्रोडक्ट बन रहा है वही क्या होगी, हमारी रासायनिक अभिक्रिया होगी। उसके बाद में रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, जितने भी टाइप होते हैं, चाहे वो संयोजन अभिक्रिया हो, चाहे वो वियोजन अभिक्रिया हो, चाहे वो आपकी विस्थापन हो, द्विविस्थापन हो, अपघटन हो, है ना, जितने भी अभिक्रियाएं हैं उन सभी अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। अभिक्रिया बनाना सीखेंगे, उस अभिक्रिया को संतुलित करना सीखेंगे, समीकरण क्या होता है, समीकरण को संतुलित कैसे करें, वो सभी हम इस टॉपिक के अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है कार्बन और उसके यौगिक। तो देखो कार्बन क्या है, कार्बन के लिए आप सभी जानते हो और आपने पढ़ा भी होगा कि वो सभी वस्तुएं जो जल सकती हो सब उन सब में क्या है, कार्बन है। कार्बन क्या है, इसका परमाणु क्रमांक क्या है, इसकी संयोजकता क्या है। ठीक है, साथ में कार्बन किस किस के साथ में बंध बनाता है, यौगिक कैसे बनाता है, और उन यौगिकों का नोमेनकल्चर पढ़ेंगे, नामकरण किस प्रकार किया जाता है वो हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है बल और गति के नियम। बल और गति के नियम में गति के लिए अपन ये पढ़ेंगे गति किसे कहते हैं, बल किसे कहते हैं, गति की जो तीनों नियम है न्यूटन के द्वारा दिए गए, तीनों नियमों को हम विस्तार से चर्चा करेंगे और बल के बारे में अपन विस्तार से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अगला अपना टॉपिक है कार्य और ऊर्जा। कार्य किसे कहते हैं, किसी वस्तु पर बल लगाने पर उसमें विस्थापन होता है। ठीक है, तो उसमें कार्य होता है। ऊर्जा, बल लगाने के लिए जो भी हमने एनर्जी वेस्ट की है, जो भी बल लगाया है ना, और उसकी ऊर्जा होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ऊर्जा के संरक्षण के नियम पढ़ेंगे। कार्य किसे कहते हैं, कार्य की गणितीय परिभाषा पढ़ेंगे। इनकी राशियों के बारे में पढ़ेंगे कि यह सदिश राशि है कि अदिश राशि है। क्वेश्चन इस टाइप पे आएंगे, ये नहीं आएगा कि क्या है परिभाषा बताइए, कुछ ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा अपना वो होगा विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा इलेक्ट्रिसिटी का, विद्युत के बारे में। इसमें हम विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे, आवेश के बारे में पढ़ेंगे, उसके अलावा प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। विद्युत धारा के लिए बताया था आपको इंटेंसिटी। विद्युत धारा क्या होती है, इंटेंसिटी, मतलब आवेश के प्रवाह की दर, आवेश प्रवाहित किस प्रकार हो रहा है, फिर आवेश किसे कहते हैं, आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, विद्युत धारा को I से क्यों दर्शाया जाता है। ठीक है, इसका मात्रक पढ़ेंगे, एम्पियर होता है तो इसका मात्रक एम्पियर ही क्यों होता है। ठीक है, आवेश का मात्रक कुलाम होता है तो वो कुलाम ही क्यों होता है ना। कुलाम का मात्रक अपन ने कैसे ज्ञात किया, एम्पियर को कैसे ज्ञात किया, वो सब हम विद्युत वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। साथ में प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है, प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे। और प्रतिरोध का जब अपना टॉपिक पूरा होगा तो अपन ये देखेंगे कि प्रतिरोधों का कॉम्बिनेशन किस प्रकार का होता है। प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, समांतर क्रम में है। श्रेणी क्रम में हम किस प्रकार से उसको डिफाइन करेंगे और समांतर क्रम में है तो उसे हम किस प्रकार डिफाइन करेंगे वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है भैया, आगे चलो। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है ध्वनि, साउंड। ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। जितना भी एनसीईआरटी का अपना सिलेबस है, टोटल वही सिलेबस है जो सेकेंडरी लेवल का है। ठीक है, उसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है उत्तक, टिश्यू। उत्तक किसे कहते हैं, उत्तक का निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं कि जो सजीवों का शरीर है उसकी सबसे छोटी इकाई किसे कहेंगे, कोशिका को कहेंगे। कोशिकाओं से मिलकर बनता है उत्तक। अब ये उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से उत्तक के क्या क्या कार्य होता है हमारे शरीर में, उन सभी के बारे में
इस टॉपिक में हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक है नियंत्रण और समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नियंत्रण और समन्वय, इस टॉपिक में हम कंप्लीट बात करेंगे। सबसे पहले तो तंत्रिका कोशिका के बारे में कि हमारी बॉडी किस प्रकार कंट्रोल कर रही है, हमारी बॉडी को कंट्रोल कौन कर रहा है, कौन उसको कोऑर्डिनेट कर रहा है। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तंत्रिका कोशिका के बारे में बात करेंगे, न्यूरॉन जो है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, हाँ आप पहले भाई मैं ये बता देता हूं आप सभी को, आप ये मत देखना कि लैंग्वेज क्या है, जिस लैंग्वेज में आपको बेटर समझ में आ रहा है उसी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास किया जाएगा। हम ये चाहते हैं कि आपको जितना अच्छा हो सके हम उतना अच्छा समझा सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज हम अपने जितना देशी भाषा में, अपने को देशी भाषा में लेके चलेंगे। अपने को लोड नहीं अपन अंग्रेजी बोले कि हिंदी बोले ना, आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। आप आरपीएससी से हो, आप लेक्चरर भर्ती की एग्जाम देने वाले हो, आप राजस्थान की भर्ती की एग्जाम दे रहे हो, तो श्योर राजस्थान के कैंडिडेट ज्यादा है अपने पास में। ठीक है, तो अपन तो ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे जो भाई सबको समझ में आ जाए। ठीक है भैया, तो देखो इसमें अपन नियंत्रण और समन्वय में सबसे पहले तंत्रिका कोशिका की बात कर रहे हैं। तंत्रिका कोशिका के जितने भी भाग है, जितने भी अंग है, चाहे वो ध्रुमिका हो, डेंड्रोइड्स हो, है ना, डेंड्रॉन्स हो, एक्सोन हो, कोशिका काय है, ठीक है, सेल बॉडी है, उस सारे के बारे में अपन बात करेंगे कि तंत्रिका कोशिका कैसे होती है। ठीक है, अपन बना करके देखेंगे उसको कि तंत्रिका कोशिका कैसे होती है ना, उसमें कौन सा भाग क्या क्या होता है, एक्सोन कौन सा है, ध्रुमिका कौन सी है। ठीक है भैया, इसका कार्य क्या होता है। इस प्रकार से अपन एक एक चीज की विस्तार से चर्चा करेंगे और इसी टॉपिक के अंदर फिर अपना प्रतिवर्ती चाप आएगा। ठीक है, प्रतिवर्ती चाप में अंदर आपने बहुत से टॉपिक देखे भी होंगे, सुने भी होंगे कि गर्म पानी में हाथ डालते हैं तो तुरंत अपन उसको बाहर खींच लेते हैं। तो ये प्रोसेस हुई कैसे, ये प्रोसेस हुई कैसे, उसके बारे में अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे कि जो रिएक्शन हुआ उसका एंटी रिएक्शन किस प्रकार से हुआ। ठीक है, और फिर अपन पढ़ेंगे मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन के बारे में। अपन पढ़ेंगे मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क की जो भी स्ट्रक्चर होगी, 3D स्ट्रक्चर, 2D स्ट्रक्चर जो भी हमारे पास होगी, हम बेटर से बेटर समझने का उसका प्रयास करेंगे। उसके अलग अलग भागों को पढ़ेंगे, कितने भाग होते हैं मस्तिष्क के, कौन से भाग का क्या कार्य होता है, वो सारा अपन यहाँ पर समझने का काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना वंशानुक्रम और विकास, आनुवांशिकी। ठीक है, आनुवांशिकी मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का ट्रांसफर किस प्रकार हुआ, गुणों का ट्रांसफर किस प्रकार हुआ, माता पिता से पुत्र में वो जो लक्षण ट्रांसफर हुए वो किस प्रकार हुए, उसको अपन कहते हैं वंशानुक्रम, है ना। अर्थात वंश के वंश दर वंश किस प्रकार लक्षणों का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और विकास, जैव विकास, जीवों का विकास किस प्रकार हुआ। ठीक है, वो अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अगला होगा अपना प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। भाई प्राकृतिक संसाधन आपने एसएसटी में भी खूब पढ़ा है, एनवायरमेंट में पढ़ा है, रफ साइंस के अंदर भी आ गया। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन की भाई मैनेजमेंट कैसे करें इन संसाधनों का। भाई अपना जितना भी प्राकृतिक संसाधन चाहे वे जैविक संसाधन वह, चाहे वे अजैविक संसाधन वह, बाको मैनेजमेंट किया करो जाए। ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे पर्यावरण का संरक्षण, अर्थात हमारे एनवायरमेंट को किस प्रकार बचाकर रखा जा सकता है, किस प्रकार हमारा जो पर्यावरण है उसको हम सुरक्षित रख सकते हैं। इसमें अपन 3R सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, है ना। उसके अलावा नदियों को किस प्रकार साफ किया जाए, उसमें हम क्या क्या भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, उनके बारे में अपन बात करेंगे, है ना। समाप्त होने वाले संसाधन है और जो समाप्त नहीं होने वाले हैं उनको हम किस प्रकार उसका मैनेजमेंट करेंगे, प्रबंधन करेंगे, वो अपने इस टॉपिक में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है भाई, अगला है जैव विविधता, अर्थात जीवों में विविधता। अर्थात जैव विविधता क्या होती है कि भाई एक ही प्रकार के जीव अपने अलग अलग स्थान के ऊपर रहते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक ही स्थान पर रहने वाले जीवों में क्या पाई जाती है,
विविधता पाई जाती है, उनमें अंतर पाए जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? और सतत विकास अर्थात उनका लगातार एक ही प्रकार से विकास है, डेवलपमेंट है, वो कैसे हो रहा है और उसमें उसकी भूमिका क्या रही है। फिर अपन पढ़ेंगे भाई दैनिक जीवन में विज्ञान, हमारी डेली लाइफ में साइंस किस प्रकार उपयोगी है। डेली लाइफ में, अब चाहे वो खाने पीने से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारी मेडिसिन से रिलेटेड हो, है ना, डेली लाइफ में साइंस में जहां उपयोग हो रहा है वो अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में, ठीक है भाई, मेडिसिन के बारे में, केमिकल्स के बारे में, उन सब के बारे में अपन इस टॉपिक में कंप्लीट यहां पर करने वाले हैं। अगला अपना टॉपिक है भाई विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हाल की प्रगति। अब वर्तमान समय में जिस प्रकार से साइंस और उसके अपनी टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, जो प्रोग्रेस हो रही है, उस प्रोग्रेस में क्या क्या चेंजेस हुआ है, क्या वास्तव में विज्ञान ने आधुनिक तकनीक के अनुसार डेवलपमेंट किया है, उसमें विकास किया है, प्रगति की है, तो वो क्या क्या प्रगतियां हुई है, कौन कौन से ऐसे नए प्रोजेक्ट आए हैं जिनके ऊपर साइंस ने डेवलपमेंट किया है, अपना कार्य किया है, वो अपन इस टॉपिक में क्लियर करेंगे। और लास्ट जो अपना है वो है भारत की पारंपरिक वैज्ञानिक ज्ञान प्रणाली, मतलब पुराने समय से अब तक साइंस ने क्या क्या ऐसी प्रणालियां विकसित की है जिसके आधार पर हम आधारभूत एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर साइंस की वो है अपन सामने रख सकते हैं। ठीक है, बहुत से साइंटिस्ट ऐसे हुए हैं जिन्होंने साइंस, भारत के द्वारा साइंस में ऐसी ऐसी खोजें की है जिनको हम आज सामने रखें तो भारत वास्तव में प्रथम स्थान पर रहता है। ठीक है, चाहे वो हम आर्यभट्ट की बात करें, चाहे वो नागार्जुन की बात करें, ठीक है, चाहे वो वराह मिहिर की बात करें, कोई से भी अपन प्रोजेक्ट लेके देखें तो उस ज्ञान प्रणाली के बारे में जितने भी साइंटिस्ट हुए उन साइंटिस्ट के बारे में अपन यहाँ पर अपन बात करेंगे। ठीक है, ये हमारा सिलेबस है। इस सिलेबस का अकॉर्डिंग अपन एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट को अपन क्लियर करने वाले हैं। ठीक है भैया, मैंने पहले भी कहा था माहौल ऐसा तैयार करना है, इस प्रकार तैयार करना है कि आप बेझिझक होकर हमारे साथ तैयारी कर सके और आपके मन में जो भी डाउट हो, जो भी कोई क्वेश्चन हो, वो क्वेश्चन आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं और आप जितना अधिक पूछोगे मुझे खुशी होगी आपको जवाब देने की। साथ ही मैंने आपको पहले भी कहा था कि कल्प क्लासेस न केवल आपकी सफलता और कल्याण के लिए काम कर रहा है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिबद्धता को लेकर हम ये ध्यान रखते हैं कि हम एक नहीं, दो नहीं, हम जितने हैं अधिक से अधिक सिलेक्शन देने की हम प्रयास कर रहे हैं। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, साथ ही हम प्रत्येक छात्र की प्रतिभा को निखारने का काम करते हैं और उसे प्रोत्साहित करने का काम भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, कल्प क्लासेस के साथ जुड़ने के लिए। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।